नमस्कार प्यारे बच्चों, दोहरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं इस सेशन का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच गया, तो सभी साथी जुड़िए और जो साथी आ चुके हैं पहले से एक बार यस लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। आज आपकी जो क्लास है वो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है, यानी आज की क्लास में हम टेस्ट लगाने वाले हैं। शानदार मैं आप लोगों के लिए सवाल लेकर आया हूं। अब तक आपकी तैयारी कैसी रही है आप ये जांच सकते हो। आपको लगता है कि आसान है बी पार्ट, तो इसको लेकर भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। अगर किसी को बी पार्ट मुश्किल लगता है तो भी उसके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना है और समझना है। इस टेस्ट के अंदर आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता जाऊंगा ताकि आपको आंसर करने का समय मिले, लेकिन आपको जरूर अपना उत्तर लिखना है। गुरुजी तुक्को लगास कहाँ के, तो तुक्को भी थे लगास को, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। क्योंकि एक बार सवाल गलत करने के बाद में आप उसको कभी दोबारा गलत नहीं करते हो। ऐसे में प्रैक्टिस करते समय आप तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार सभी साथी आप सेशन को जरूर अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगा ले, ताकि बाकी साथी भी इस सेशन के अंदर शामिल हो सके। चलिए शुरू करें। आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, दुआ सलाम, बहुत सारा प्यार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से दोहरा क्लासेस आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, शुरू करें। हाँ जी सर, शुरू कीजिए। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोहरा क्लासेस पर यूट्यूब पर आज हमारी ये 22वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले की जितनी भी क्लासें हुई है ना, वो सभी क्लासेस आप प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हो और पहले की सारी क्लासें आप जरूर देख लेना। तो आज हमारा टेस्ट 1 है, जितना हमने पढ़ा है हम उस पर आधारित सवाल देखने वाले हैं। ऑफर आपका चल रहा है मात्र 599 में। पार्ट ए प्लस पार्ट बी आप लेकर बेहतरीन तैयारी कर सकते हो दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर, और ये पार्ट बी है मात्र 399 के अंदर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप सहायता ले सकते हो। दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। पहला सवाल है, गर्भाधान करवाने से ठीक पहले थाइंग विधि द्वारा वीर्य को कितने डिग्री तापमान पर लाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए कि थाइंग विधि क्या है या थाइंग किसको बोला जाता है। तो थाइंग के द्वारा जो है वीर्य को कितने डिग्री टेम्परेचर पर लाया जाता है? आप सबको पता होना चाहिए कि जो तरल नत्रजन होता है, तरल नत्रजन होता है, ठीक है, इस प्रकार का, ये गलत बन गया इधर से, तरल नत्रजन आपका जो होता है इस प्रकार का, उसके अंदर जो है वीर्य संग्रहित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर संरक्षित किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन से, एलन से। लिक्विड नाइट्रोजन से इसका जो टेम्परेचर है वो 196 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ऐसे में जो वीर्य गर्भाधान करवाते समय बाहर निकाला जाएगा, उस वीर्य का जो तापमान है उसको नॉर्मल किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, सामान्य किया जाएगा। गर्भाधान करवाने से ठीक पहले सामान्य करवाया जाएगा, और सामान्य करवाते समय जो है जो तापमान है उसको 37 डिग्री पर लाया जाता है। कितने डिग्री पर? 37 डिग्री पर लाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं थाइंग, ठीक है। थाविंग भी बोलते हैं और थाइंग भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गर्भाधान करवाने से ठीक पूर्व थाइंग के द्वारा वीर्य का जो तापमान है वो 37 डिग्री पर लाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है गन भरी जाती है, जो स्ट्रो होती है जिसके माध्यम से वीर्य योनि के अंदर पहुंचाया जाता है, उसके अंदर भरा जाता है, यानी वो स्ट्रो भरी जाती है, ठीक है। और सामान्य तापमान पर लाने के लिए गुनगुने पानी में या जल के माध्यम से, जल के अंदर इसको रखा जाता है 15 से लेकर 30 सेकंड, लगभग 15 से 30 सेकंड तक जो है इसको रखा जाता है, जिसके माध्यम से ये टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर पर आ जाता है। क्योंकि इसमें से जब निकाला जाता है वीर्य को, तो वीर्य जमा हुआ होता है, जमा हुआ होता है, यानी फ्रीज्ड अवस्था में होता है। क्योंकि 196 डिग्री जो माइनस टेम्परेचर होता है उसमें सब चीजें क्या होती है, जम जाती है। तो -196 डिग्री से उसको 37 डिग्री पर लाया जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना? एक बार सेशन को मैं चाहूंगा आप सारे साथी मिलकर शेयर कर दें, ताकि अन्य साथियों तक सेशन पहुंच जाए। मैं पूरी आपको तैयारी करवा रहा हूं, कंटिन्यू सेशन आ रहा है। एक भी दिन बताओ मिस किया है क्या? नहीं किया है। 22 क्लासें हो चुकी है, लगातार हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आसान भाषा में कर रहे हैं, और साथ में
टेस्ट। अभी हम कुछ दिन के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो रखेंगे इसमें, ताकि आपका टेस्ट होता रहे। बात समझ आ गई ना पूरी? एक बार यस लिख दो। पीछे वाला सवाल सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? टेल मी एनीबडी। नाउ निकिता मीणा, अरे क्या नाउ निकिता मीणा? पढ़ लो भाई, निकिता मीणा की बात नौकरी लगने के बाद में कर लेना, अभी आप तैयारी कर लो। चलिए अगला सवाल, ब्यात के कितने समय पश्चात पशु में कृत्रिम गर्भाधान करवाना उचित रहता है? भाई ब्यात होने के बाद में, जब गाय भैंस ब्याह जाती है, बच्चा ले आती है, तो उसके कितने समय बाद में कृत्रिम गर्भाधान करवाना सही रहता है? और कृत्रिम गर्भाधान करवाते समय यह भी देखा जाता है कि जो पशु है वो पाले में या गर्मी में है या नहीं है, क्योंकि बिना पाले या बिना गर्मी में गर्भाधान करवाते हैं तो हो सकता है कि वो सफल ना हो, तो उस बात का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक सामान्य समय अवधि की बात करें तो ब्यात के कितने समय बाद में कृत्रिम गर्भाधान करवाना उचित रहता है, ठीक रहता है? तो ऐसे में हम कहेंगे सर 60 दिन, यानी कितने दिन बाद? 60 दिन बाद, लगभग 50 से 60 दिन बाद, लगभग 2 महीने के बाद जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा सकता है, ये उचित समय होता है। तो ऑप्शन क्या करते हैं? 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 2 आप लिख रहे हो तो भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लॉक कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, शारीरिक और आनुवंशिक गुणों के आधार पर पशु का प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है? इसी प्रकार के सवाल आएंगे, बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज के अंदर आपको सवाल मिलेंगे और सवाल बाहर नहीं जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं करना है, ठीक है? देखिए पूछा गया है कि शारीरिक और आनुवंशिक गुणों के आधार पर पशु प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है? पशु प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधान, क्लोन, साइक्लोन या संकरण? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है। मैं चाहूंगा जिन बच्चों ने पहले पढ़ाई करी है वो एकदम सही जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दृष्टि, लक्ष्मी, हर्ष, श्रवण, बजरंग, जाट, आरती, भगत सिंह, अच्छू। चलिए इसका मुझे बताइए क्या उत्तर दोगे आप? इसका सही देखो उत्तर होगा, उसको हम क्लोन कहते हैं। ऑप्शन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्लोन। क्या कर देंगे? क्लोन। आप सबको पता है ना, प्रथम भेड़ का क्लोन बनाया था, प्रथम जो क्लोन है उसका नाम क्या था? डोली था। प्रथम क्लोन कौन सा था? डोली, ठीक है? डोली भेड़ का क्लोन बनाया गया था। अगर 2 ऑप्शन आप कह रहे हो तो 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है? आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए जी। इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछा है बकरी के प्रथम क्लोन का नाम क्या था? बकरी का जो प्रथम क्लोन था उसका नाम आपको बताना है, समरूपा, गंगा, नूरी या इंजाज। ये आपको दिए गए ऑप्शन में। क्लोन आपको बताना है, ठीक है? क्या बताना है? क्लोन आपको बताना है, ऑलराइट? चलिए बताइए सारे। क्लोन, वेरी गुड। दृष्टि, मीणा, आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अरे डीपी में कुछ गलत ना है, टाबरू पढ़ लो थे, आगे परीक्षा आने वाली है, तंके तैयारी कर ले। डिपियां बाद में लगा दिया सारी की सारी। गांव में कितनी डिपियां लगा होगा? लाइट वाली डिपियां लगा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नूरी, नूरी जो है ना ये बकरी का क्लोन था। ये किसका था जी? बकरी का क्लोन था। समरूपा किसका था जी? ये भैंस का था। ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर पहले से पढ़ते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जो है ना ये गिर गाय का क्लोन था, गिर गाय का क्लोन था, गिर गाय का, ठीक है? और इंजाज है ना ये ऊंट का क्लोन है, ठीक है? ऊंट का क्लोन है, ऊंट का क्लोन है, ठीक है? ये क्लोन आपको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है? डोली भेड़ का क्लोन आपको बता रखा है। आई एम पाछे आ गई चाहे आगे आ गई, लेकिन पढ़ाई कर ले तू है, इन बिन्ने घूमना की कहीं जरूरत है, परकली। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन हो जाएगा जी नूरी। अगर ऑप्शन आप 3 कह रहे हो तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? ये सवाल आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं चाहूंगा ना आज के सेशन में आप खूब शेयर करके खूब बच्चों को शामिल करोगे, ठीक है? मजा आना चाहिए इस टेस्ट के अंदर, हर एक सवाल आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है? और जिस भी साथी ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया वो करे, है ना, क्योंकि बहुत जबरदस्त आपका सेशन होने वाला है, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं ना वो पहले क्लास को देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में धोरा क्लासेस से जुड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आराम से क्लास को देखें, समझे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब देखिए सवाल क्या है आपके सामने। सामान्यतः वयस्क गोवंश के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? सामान्यतः अगर हम बात करें तो पशुओं के अंदर
पशुओं का जो शरीर होता है, शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, वेरिएशन होता है उनके अंदर। ऐसे में आपसे पूछा गया है कि जो वयस्क गोवंश होता है उसके शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ये आपका सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। ठीक है, जल की मात्रा का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, क्या बताओगे इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 56% जो है ना वो तो होता है वयस्क गोवंश में। 61% आपसे पूछे ना तो घोड़े में होता है। 61 किस में होता है? घोड़े में। घोड़ा या घोड़े के शरीर में जो जल की मात्रा है वो 61%। और 95% आपसे पूछेगा तो ये गोवंश का जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण होता है भ्रूण के अंदर। ठीक है, गोवंश के भ्रूण में कितने परसेंट? 95%। और 75% आपसे पूछेगा ना तो नवजात गोवंश में होता है। नवजात गोवंश में ये होता है, नवजात गोवंश में। नवजात गोवंश के अंदर अगर बात करें तो नवजात गोवंश में 75% जल की मात्रा होती है। इस प्रकार से अलग अलग जल के प्रतिशत की मात्रा पशुओं के शरीर में होती है। यहां से सवाल बन सकता है, जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आपका सही उत्तर जो है वो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 56% वयस्क गोवंश के शरीर में जल की मात्रा विद्यमान रहती है। ठीक है, यह सामान्यतः बात। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि दूध में जल की मात्रा कितनी होती है। आप सब दूध पीते हो ना, सुबह आपकी मम्मी आपको गिलास भर के दूध पिलाती है, तो दूध में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? देखो, बाद में जो मिलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो दूध निकालते हैं उस समय दूध में जल की मात्रा कितनी होती है, ये सवाल है। बाद में मिलाकर तो आप कितनी भी कर सकते हो, है ना। सर जी मैं भी आ गया। विकास जोगी स्वागत है। हर्ष, अच्चू, हर्ष, ममता, सिया, आप सबका स्वागत है। जितने भी नए पुराने साथी जुड़े हो, जहां से भी जुड़े हो, आप सबका आपके अपने परिवार धोरा क्लासेस पर स्वागत है। देखो सवाल पूछा है कि दूध में जल की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है। दूध के साथ में रक्त का भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, रक्त का तो सामान्य विज्ञान के अंदर, दैनिक विज्ञान के अंदर सवाल बहुत बार बनता है। तो दूध आप पीते हो, आपको पता रहना चाहिए कि दूध में कितने प्रतिशत क्या रहता है, जल रहता है। तो सही उत्तर बताओगे 87%। कितना प्रतिशत? 87%। और रक्त की बात करें तो रक्त में 82% क्या रहता है? रक्त के अंदर 82% क्या रहता है जी? जल रहता है। 95% मैंने आपको बताया, अभी बताया, दोबारा बता देता हूं। 95% जो है ना गोवंश का जो भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर जो है 95% गोवंश के भ्रूण के अंदर क्या रहता है? जल रहता है। ठीक है, और 60% के आसपास भेड़ बकरी के अंदर, भेड़ बकरी में जल की मात्रा रहती है। ठीक है, 60%। बात समझ आ रही है? सवाल पूरा समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार यस लिख दो सारे साथी मिलकर। ठीक है, खाना खा लिया क्या? खाना बाद में खाएंगे बेटा जी, पहले पढ़ाई कर लो यार, फिर खा लेना खाना। घोड़ी को प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता रहती है भाई? अब बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक घोड़ी को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता रहती है? देखो, भेड़ बकरी, गाय भैंस सामान्यतः लोग इनको पालते हैं, घरों में रखते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि भैंस गाय को, भेड़ बकरी को कितने पानी की आवश्यकता रहती है। घोड़ी जो है वो बहुत कम लोग रखते हैं, तो घोड़ी को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता रहती है? कितने लीटर पानी की आवश्यकता रहती है? 30 से 35, 35 से 40, 4 से 6 और 250 मिलीलीटर। भाई साहब 250 से तो क्या ही होगा, 250 ml का तो वो बनता है, आप सबको पता है। 250 से तो क्या ही होगा, किसको? घोड़ी को। तो बताओ क्या करोगे सही उत्तर? देखो सही उत्तर हो जाएगा 35 से 40 लीटर। 35 से 40 लीटर तो घोड़ी को पानी की आवश्यकता रहती है। 30 से 40 लीटर गाय और भैंस को, गाय व भैंस को पानी की आवश्यकता रहती है। 4 से 6 लीटर जो है ये भेड़ बकरी को पानी की आवश्यकता रहती है। 250 मिलीलीटर है ना, ये मुर्गी को पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ये मुर्गी को सब पानी की आवश्यकता रहती है। ठीक है, 4 से 6 लीटर भेड़ बकरी का भी आ सकता है, बछड़े का भी आ सकता है। बछड़ा 4 से लेकर 6 लीटर सामान्यतः। ठीक है,
ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। अगर देखो ऑप्शन आप कह रहे हो ना कि सर 2 सही है, तो 2 वाले बिल्कुल सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। 2 वाले प्यारे बच्चे सारे सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो मेरी बात समझ आ गई ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ममता जे झिलमिल हर्ष, चलिए जी बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला क्या पूछा गया है आपसे। आपसे पूछा गया है कि शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनके माध्यम से उपापचयी जल की मात्रा कुल खाए हुए पोषक तत्वों की कितने प्रतिशत होती है। भाई कुल खाए हुए जो पोषक तत्व हैं उनमें उपापचयी जल की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है, ये आपका सवाल है। 2 से 5, 10 से 15, 5 से 10 या फिर 15 से 20%। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरा बताया हुआ है जी, ठीक है। मेरा बताया हुआ है, जब मैंने पढ़ाया था आपको पोषक तत्वों के बारे में, सवाल यहां से बनेगा, ठीक है। तो बताइए क्या उत्तर लिखोगे आप इसका। 5 से 10% अगर लिख रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या कर दोगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन 3 लिख रहे हो क्या, बताओ कौन कौन 3 लिख रहा है। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। हरिजाट सिक्कर स्वागत है। झिलमिल, शिया, अजय, रोहित, रामानंद, साइको, अजय, सब उत्तर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बातें कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। टेलीग्राम आईडी दे दो, लो जी आईडी दे दो इनको, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये बताना आपको कि इनमें से घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा नहीं है। दिया गया है मोनोसेकेराइड, हेमीसेल्यूलोज, शर्करा या उपरोक्त सभी। देखो बोला क्या गया है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। जब नहीं है की बात कर रहे हैं तो उपरोक्त सभी नहीं है ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि मोनोसेकेराइड भी है, हेमीसेल्यूलोज भी है और शर्करा भी है, तो ये सभी तो क्या है, ये घुलनशील है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं ये होना चाहिए ना, क्योंकि नकारात्मक सवाल पूछा गया है। तो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ऐसे बनेगा ना, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, घुलनशील है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अगर उपरोक्त सभी लिख देंगे तो ये सभी के सभी नहीं हो जाएंगे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बल्कि सारे के सारे है। ये क्या है, ये सभी है, ये सभी है, ये सभी है, घुलनशील है, ठीक है, ये सभी है भाई, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाइए। एक बार जितने भी साथी आप जुड़े हो ना, सारे लाइव चैट ओपन करके आंसर लिखना शुरू कर दो सारे के साथ, ठीक है। अगला सवाल आ गया है, तेरे तुक्को गलत हो गयो, कोई नहीं, तुक्को गलत हो गयो तो तुक्को सही भी हो जाएगा। पशु शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये बताओ जरा, मजा आएगा। प्रोटीन की मात्रा बतानी है कि पशु शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, सामान्य रूप से आपको बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सारे जवाब लिखो, ठीक है। देखो एक भाई साहब ऐसे हैं जिनको आईडी दे देते हैं, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। जितने में आप इसका उत्तर लिख दो, मैं इनको आईडी देकर विदाई दे देता हूं, है ना। ये लो, ये लो, चलो जी, अब ये आईडी नहीं मांगेंगे, इनको विदाई दे दी आईडी देकर, ठीक है। चलो अब बताओ जी, इसका क्या लिखोगे आप। ऑप्शन 2 आ रहा ना, 17 से 20 तो बिल्कुल सही है। 17 से 20% क्या होती है, वसा होती है, सॉरी प्रोटीन होता है। और वसा की बात करें ना, तो वसा जो है ना वो 17 से लेकर 26% तक होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 0 से लेकर 1% सबसे कम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो 0 से लेकर 1% तक पशु शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ये तीनों चारों आंकड़े आपको जरूर ध्यान में रखना, सवाल आ सकता है। जल पूछ लेगा कि जल की मात्रा पशु शरीर में बताओ, प्रोटीन की बताओ, वसा की बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स की बताओ। तो इस प्रकार से आपको ये सारा याद रखना है, ठीक है। ओके जी, अगला सवाल देखिए, पूछा गया है कि पशु खाद्य पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। मुझे लगता है कि जिसने
हरा चारा, जो चारा फसलें उनके बारे में जो सेशन मैंने करवाया था, अगर वो आपने देखा है तो इसका सही जवाब दे दोगे कि पशु खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, जो पशु के खाने योग्य पदार्थ है उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, ये आपका सवाल है। बताओ जी। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। अचूकी बिश्नोई, रॉयल जाट, सही उत्तर बताओ जी क्या हो जाएगा। एक बार यस लिखते जाओ, मजा आ रहा है ना इस टेस्ट के अंदर, आप सबको बेहतरीन तरीके से उत्तर दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपका पेपर डिजाइन होगा, ध्यान रखना। तो इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखो ये पूछा क्या गया है, पशु खाद्य पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो हरा चारा, एक तो हरा चारा और दूसरा है जी दाना। दूसरा क्या है, दाना। दो भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन क्या कर दोगे, एक कर दोगे, क्योंकि एक में दो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, हरा नहीं बल्कि मोटा चारा है ना, हरा नहीं बल्कि मोटा चारा, मोटा चारा, मोटा चारा और दाना, मोटा चारा और दाना दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। दोनों अगर लिख रहे हो तो बहुत सही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मोटा चारा है इसको दो भागों में पुनः विभाजित किया गया है। इसको जो है ना, इसको दो भागों में पुनः विभाजित किया गया है। इसमें एक तो आता है हरा चारा और एक इसके अंदर आपका आता है सूखा चारा। इसको दो भागों में विभाजित किया, हरा और सूखा, दो भागों के अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई है। सर मैं तो ऐसे ही आ गया 2-4 मिनट, अब जाऊं, जो इच्छा आपकी। इसका बता दिया। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। फटाफट आंसर लिखते जाओ। ये समझ में आ गया कि खाद्य पदार्थों को पशुओं के दो भागों में बांटा गया, मोटा चारा और दाना। मोटा चारा को दो भागों में, हरा और सूखा दो भागों में बांटा गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपसे क्या गया, सूखे चारे को कितने भागों में बांटा गया। अभी हमने क्या देखा था कि जो मोटा चारा होता है वो दो भागों में, हरा और सूखा। अब जो सूखे चारे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपका सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बताओ फटाफट सही उत्तर क्या करोगे। क्या पूछा गया है कि सूखे चारे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, सूखा चारा बताना है। बताओ जी सही उत्तर। फर्स्ट बार पढ़ रही हूं, पहली बार पढ़ रही हूं, कोई बात नहीं, पढ़ लो, पहली बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ लो, 10वीं बार पढ़ लो, लेकिन बताते रहो साथ में कि सूखे चारे को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका सीधा सीधा सवाल है। वेरी गुड, दो भागों में, पुनः दो भागों में। दो कौन कौन से भाग है सर, इसके दो भाग है। कौन कौन से भाग है, एक तो है हे, एक तो हे में और एक भूसा। सूखे चारे को दो भागों में बांटा, एक तो भूसा और दूसरा हे, ठीक है। एक तो भूसा और एक हे, दो भागों में सूखे चारे को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आगे सवाल देखिए जी, क्या आपसे पूछा गया है कि सवाल पूछा गया सूखे चारे में शुष्क पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। बहुत बढ़िया सवाल बताया हुआ है, सूखे चारे में शुष्क पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है, ये आपका सवाल है। शुष्क पदार्थ, ठीक है, नम पदार्थ अलग, शुष्क पदार्थ अलग। तो जो सूखा चारा होता है उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ये आपका सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है। विकास, रोहित, मोनू, विनोद, रॉयल जाट, फड़ोदियाड़ा, स्वागत है भी फड़ोदियाड़ा को। इसका क्या हो जाएगा, देखो सूखे चारे में शुष्क पदार्थों की मात्रा 50 से 60, 17 से 80, 17 से 80 नहीं बल्कि 70 से 80 होनी चाहिए, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 में से आपको बताना है कि सूखे पदार्थों की मात्रा बताना, भाई गिल्ला नहीं बताना है, सूखे की बताना है। ऑप्शन करोगे जी 3, अगर 3 कर रहे हो तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो सूखे चारे के अंदर शुष्क पदार्थ होते हैं, वो होते हैं 80 से 90% तक, और नमी जो होती है वो होती है 10 से लेकर 15%। ये नमी बता रहा हूं, ठीक है। नमी भी पूछ लेगा, ध्यान रखना कि नमी जो होती है वो 10 से 15% रहती है, शुष्क पदार्थों की मात्रा 80 से 90% तक रहती है, ठीक है। ये आपका सवाल है। चलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो जरा, पूछा क्या गया, फलीदार हे में कौन शामिल नहीं होता है। अच्छा सवाल है, मैं देखूंगा कितने लोग सही उत्तर देते हैं। ये जो कह रहा है फलीदार जो है उसमें कौन शामिल नहीं होता है, रिजगा, चना, गंवार और घास। अब बताओ, इसका मैं देखना चाहूंगा कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। और जिनको सेशन देखकर मजा आ रहा है वो जरूर इस सेशन को अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। आप जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़े हो या टेलीग्राम पे जुड़े हो, अपने स्टेटस पे लगा लें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। चलो टीप लिया सभी ने मेरा। अच्छा इसका क्या बताओगे आप,
रिजगा, चना, गंवार और घास में से आप क्या बताओगे? अगर आप कह रहे हो कि सर घास हो जाएगा तो ऑप्शन 4 जो है ना ये बिल्कुल सही है। रिजगा, चना और गंवार फलीदार है होते हैं, इनसे फलीदार है बनती है, और घास जो है वो अफलीदार के अंदर आता है। तो ऑप्शन 4 है ना ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 जो है ना ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर 4 किसी ने बोला तो बहुत सही है। चलो आगे देखिए, सवाल आपसे क्या पूछा गया है? हे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत तक होनी चाहिए? हे के अंदर, हे अगर हे जो बनती है उस हे में नमी की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत तक होनी आवश्यक होती है? आवश्यक होती है, क्योंकि अगर इससे अधिक नमी होगी तो हे खराब, कम नमी होगी तो पोषक तत्व खत्म। तो कितने प्रतिशत तक हे के अंदर नमी होनी चाहिए? देखो हे क्या है आपको पता है, मैंने क्या बताया आपको कि जो चारा होता है सूखा चारा, सूखा जो चारा होता है, सूखा चारा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। मैंने क्या बोला जी? एक तो होता है हे और एक होता है जी भूसा। एक क्या होता है? भूसा होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो सूखा चारा होता है ना उसमें लगभग 80 से लेकर 90% तक क्या होता है? शुष्क पदार्थ होता है। क्या होता है जी? शुष्क पदार्थ होता है ना। अब शुष्क पदार्थ 80 से 90% होता है, तो मैंने ये भी तो बताया कि 10 से 15% तक क्या होती है जी? नमी होती है। क्या होती है? नमी। अब 10 से 15% ऑप्शन कहां मिल रहा है? एक में मिल रहा है, तो ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा अगर सकारात्मक तरीके से दिमाग लगाकर करोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। चलो जी, वेरी गुड। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखो कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा है कि धान का भूसा अगर पशुओं को लंबे समय तक आप खिलाते हो, अगर धान का भूसा पशुओं को लंबे समय तक खिलाते हो तो कौन सा रोग पशुओं के हो जाता है? ये आपसे पूछा गया है। कौन सा रोग पशुओं के हो जाता है ये आपसे पूछा गया है। लिखो, देखो क्या पूछा है। धान अगर लंबे समय तक खिलाओगे तो क्या होगा? थनेला जो है ना, थनेला तो थन में होता है, थन के अंदर, थन जो है वो गर्म हो जाता है, थन के सूजन आ जाती है। इस प्रकार के इस थनेला के लक्षण है। अगर जो दुधारू पशु होता है उसका दूध अगर ढंग से नहीं निकालते हैं तो बहुत बार थनेला रोग होने की क्या होती है? संभावना। थनेला से जो थन होता है पशु का, ठीक है, वो ज्यादा प्रभावित होता है। थन पता है थन को और क्या बोलते हैं? अयन भी बोलते हैं। ठीक है, थन को और क्या बोलते हैं? अयन भी बोलते हैं। ठीक है, थन को क्या बोलते हैं? अयन बोलते हैं। तो थन के होने वाला रोग है थनेला। ठीक है, डेगेबा कुछ रोग नहीं होता है, गमेला नहीं होता है, डेगनेला जो है ये हो जाता है अगर लंबे समय तक पशु को क्या खिलाया जाता है? सूखा भूसा खिलाया जाता है। तो लंबे समय तक सूखा भूसा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, नहीं खिलाना चाहिए। ओके, आगे देखिए, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? फलीदार चारे में कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? ये आपका सवाल है कि जो फलीदार चारा होता है उसमें कच्चे प्रोटीन की मात्रा, एक तो होता है कुल पोषक प्रोटीन की मात्रा, एक कच्चे प्रोटीन की मात्रा। तो कच्चे प्रोटीन की मात्रा आपसे पूछी है कि कितनी होती है, ये आपका क्या है? सवाल है। एक तो होता है संपूर्ण पाचक प्रोटीन और एक होता है कच्चा प्रोटीन, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग मात्रा होती है। ऑप्शन अगर कह रहे हो कि 2 तो 2 बिल्कुल सही है, यानी कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 2 से 3। और जो कुल पाचक प्रोटीन होता है, जो कुल पाचक प्रोटीन होता है, ये भी आपसे पूछ लेगा कि कुल पाचक जो प्रोटीन है उसकी मात्रा बताओ, तो आप कह दोगे सर 10 से 15%। कुल पाचक प्रोटीन की मात्रा कितनी बताओगे? 10 से 15% तक। 15 या 12, 12 लिख दो, 15 या 12%, 10 से 12% तक। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है आपसे। अच्छे साइलेज में कितने प्रतिशत नमी आवश्यक है? साइलेज का सवाल आ गया। साइलेज का गलत नहीं करोगे, साइलेज को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको आसान भाषा में समझाया हुआ है। साइलेज वाली क्लास देख लेना, नहीं देखी है तो। साइलेज में कितने प्रतिशत नमी होती है? नमी आवश्यक होती है भाई, कम से कम कि भाई इतनी नमी तो साइलेज के अंदर होनी चाहिए, अन्यथा साइलेज खराब हो सकता है या साइलेज के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो आवश्यक नमी कितनी होनी चाहिए? 20, 35, 40,
60 या फिर 80, ठीक है। तो देखो अगर इसकी बात करें ना, अच्छे साइलेज में नमी, अगर नमी की बात करें तो फिर शुष्क पदार्थ भी आता है। क्या आता है? शुष्क पदार्थ। अगर साइलेज में पूछ ले कि शुष्क पदार्थ कितना होता है का मैंने आपको बता दिया, तो साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ पूछ सकता है। साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ जो है ना, वो आप कहोगे सर 35 से लेकर 40% शुष्क पदार्थ साइलेज में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 60% तक क्या होनी चाहिए? उसके अंदर नमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 60% तक क्या होनी चाहिए जी? नमी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या कर दोगे? 3 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुक्का लगा सकेंगे गुरुजी, तुक्का लगा सको, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। एक बार कोई सवाल आपका गलत हो जाएगा तो आप उस सवाल को दोबारा कभी गलत नहीं करोगे। तो ऐसे में ये हमारा टेस्ट है, तो आप तुक्का लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, मन से आप तुक्का लगाओ, ठीक है, ऐसे नहीं, मन से सोचकर समझकर तुक्का लगाओ। बधियाकरण के बारे में गलत कथन को छांटिए। छांटो जरा, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है? झिलमिल, लक्ष्मी, कमल, विनोद, प्रिया, अच्चू, मोनू, भगत सिंह, बुद्ध सिंह, रोहित मेघवंशी, ममता। सही उत्तर क्या होगा? बधियाकरण के बारे में गलत कथन को छांटिए। जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, पहला कथन है इससे उत्तम किस्म का बेल तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल देखो, बधियाकरण हो जाएगा तो उत्तम किस्म का बेल बनेगा। इससे जानवर सीधा साधा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है नसबंदी के बाद में। इससे देसी नस्ल की संतानोत्पत्ति की जा सकती है। देखो, देसी नस्ल की संतानोत्पत्ति को रोकने के लिए बधियाकरण होता है, तो ये वाला कथन जो है ना, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। इससे अन्य जानवरों के साथ रखना आसान हो जाता है। बिल्कुल, बधियाकरण के बाद में जानवर इतना सीधा साधा हो जाता है कि उसको कहीं भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कर दोगे? ऑप्शन नंबर कर दोगे 3, यानी ये सारे कथन सही है और ये तीसरा कथन आपका गलत है। अगर ये कह रहे हो कि गलत है तो भाई बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है? ओके जी, आगे बढ़िए जरा। और यहां पर देखिए, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया भाई, हर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे पता है। जो देगा ना वो अच्छे से पढ़ाई करके ही देगा। अधिकतर पशुओं के वीर्य का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मेरा बताया हुआ क्लास के अंदर, डिटेल वाली क्लास में, थ्योरी वाली क्लास में। इसका आप मुझे बताओ क्या उत्तर दोगे, ठीक है। जल्दी लिखो, सारे लिखो, जल्दी लिखो, ठीक है। अधिकतर पशुओं के वीर्य का पीएच मान आपसे पूछा। सवाल देखो अच्छे पूछेगा, ध्यान रखना, सवाल बहुत अच्छे आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे में आपको तैयारी अच्छे लेवल की करके जाना। पेपर आसान हुआ तो आपका कोई गलत नहीं होगा, और मुश्किल हुआ तो आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। तो ऐसे में अच्छी पढ़ाई करके आपको पेपर देना है, ठीक है। और अभी से जो तैयारी कर रहा है वो 100% सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे सर, अगर देखो जी, मैं आपको बता दूं, सामान्यतः पशुओं के अंदर जो वीर्य का पीएच मान होता है वो 6.8 अम्लीय होता है। 6.8 क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन एक सवाल और बनता है यहां से कि पीएच को, वीर्य के पीएच को नियमित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिट्रेट साल्ट का यूज किया जाता है वीर्य के पीएच मान को नियमित रखने के लिए। यह सवाल बनेगा, ध्यान रखना, नियमित रखने के लिए, यह सवाल बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। यह सवाल पूछ लेगा, गलत मत करना, ठीक है। और 7.4 होता है, ये मैं बता देता हूं किस किस का होता है। देखो, घोड़ा, मुर्गी और सुअर, इनका जो वीर्य होता है ना, उनका पीएच 7.4 क्षारीय होता है, और अन्य का क्या होता है? 6.8 अम्लीय होता है। अब कोई गलत नहीं करेगा, 6.8 अम्लीय, बहुत बढ़िया, एकदम सही हो जाएगा। घोड़ा, मुर्गा और सुअर, मुर्गी नहीं, सॉरी, मुर्गा है ना, क्या होगा? मुर्गा होगा ना, ठीक है। चलिए, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और ये याद रखना कि क्या मिलाया जाता है? सिट्रेट साल्ट मिलाया जाता है वीर्य के पीएच मान को नियमित बनाए रखने के लिए, ठीक है, सामान्य बनाए रखने के लिए। सवाल अगला आ गया आपके सामने, और ये आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। पूछा आपसे क्या गया है कि वीर्य को ठंडे आघात से बचाने का कार्य कौन करता है? अगर वीर्य को ठंडे आघात से बचाना है तो कौन काम करेगा? यज्ञोल्क,
सिट्रेट साल्ट, ग्लिसरॉल या एंटीबॉडी। अभी हमने सिट्रेट साल्ट की बात करी थी। ये काम क्या करता है? ये पीएच मान को नियमित करता है, ठीक है। और यहां पूछा गया है कि ठंडे आघात से बचाने के लिए, देखो ठंडे आघात का पूछा गया है कि ठंडे आघात से बचाने के लिए वीर्य के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो ग्लिसरॉल काम में लिया जाता है। ऑप्शन क्या कर दोगे? 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई ना? उदाहरण तो घोड़े का लिखवाया है। उदाहरण, उदाहरण देखो, सामान्यतः जो तापमान होता है ना 7.4 घोड़े के, मुर्गे के और सुअर के वीर्य का होता है। बाकी सब का 6.8 होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, अब उदाहरण कौन सा देख रहे हो पता नहीं आपका, मैं बोलूं तुम्हारे क्या बोलूं पता नहीं। चलो ठीक है, बात समझ आ गई ना? ये वाला सवाल गलत नहीं करना। आगे अगला सवाल देखो, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे देखो पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम 1939 में कृत्रिम गर्भाधान किस जानवर का किया गया था? देखो 1939 में कृत्रिम गर्भाधान करवाया किसने था? तो डॉक्टर संपत ने, संपत कुमार ने, संपत कुमार ने करवाया था। और कहां पर करवाया था? मैसूर में, मैसूर पैलेस में। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन से जानवर पर? भेड़, बकरी, कुतिया या भैंस? देखूंगा कितने लोग सही जवाब देते हैं। भगत सिंह, अच्छू, रॉयल, लोकेश। सही उत्तर आना चाहिए आप सबका, फटाफट बताइए क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन अगर आप कह रहे हो कि सर कुतिया, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। यानी सबसे पहले भारत के अंदर 1939 में कुतिया का कृत्रिम गर्भाधान संपत कुमार मैसूर पैलेस के अंदर करवाया गया था। ठीक है, कि एक पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है, 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आहार, भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व या संतुलित आहार। क्या सवाल आपसे पूछा गया है कि एक पशु को 24 घंटे में जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? ये आपका सवाल है। सर के पास फोन करो, किसी के पास नंबर है तो क्यों करोगे फोन? क्लास तो शुरू हो गई है, थोड़ा 2-5 मिनट लेट हो गया होगा क्योंकि ये लगाते हैं फाइल वगैरह, टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर क्लास चलती है, तो ऐसे में 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एडजस्ट किया करो, माफ किया करो। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई। पहला सवाल क्या पूछा? 24 घंटे में जो कुछ भी एक पशु को खाने के लिए दिया जाता है ना भाई, उसको आहार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो है ना वो पशुओं के भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थ बोलते हैं। भोज्य पदार्थ में क्या आता है? दो है, एक तो मोटा चारा, मोटा चारा और दाना। 2 प्रकार के क्या होते हैं? पशुओं के भोज्य पदार्थ होते हैं, मोटा चारा और दाना। पोषक तत्व है जो पशु के आहार के अंदर मुख्य तत्व होते हैं उनको पोषक तत्व बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। ये सब किसमें आते हैं? पोषक तत्वों के अंदर आते हैं। तो आहार के अंदर जो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको पोषक तत्व कहते हैं, जो मुख्य भोजन को संतुलित बनाते हैं। संतुलित आहार आप सबको पता है, ऐसा आहार जिसके अंदर सही मात्रा के अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान हो उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर 1 किसी ने लिखा है तो उसका तो भाई बिल्कुल एकदम सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर हर महादेव। चलो जी चलो, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आहार में जो अवयव पाए जाते हैं ना उनको पोषक तत्व कहते हैं। अभी बताया मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ठीक है, खनिज, लवण, ये सब आ जाते हैं। देखो सवाल पूछा, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में एवं सही अनुपात में विद्यमान होते हैं कहलाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ ये किसकी परिभाषा आपको दी गई है? ऐसा आहार, क्या दिया गया? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में रहते हैं, सही अनुपात में होते हैं, उसको क्या कहोगे? पोषक आहार, भोज्य आहार, संतुलित आहार या जीवन निर्वाह आहार? लाइव चैट चल रहा है ना, कोई दिक्कत है? आया नहीं इसमें, पता नहीं दिखाया क्यों नहीं।
सर आज आपके आशीर्वाद से राजस्थान फायरमैन जॉब कर रही हूं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आशीर्वाद तो क्या है, देखो हमारी और आपकी मिलीजुली मेहनत कह सकते हैं। आप लोग मेहनत करते हो, हम आपका साथ देते हैं, हम आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों का काम आसान हो जाए। फायरमैन के बच्चे समय समय पर कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, कुछ बच्चों का फोन भी आता है, कुछ बच्चे मिलने का भी बोलते हैं। तो जरूर कभी कोई कार्यक्रम होगा दोहरा क्लासेस पर तो आपको इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। और जिन भी साथियों का दोहरा क्लासेस से सिलेक्शन हुआ है वो हेल्पलाइन नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें, एक बार फोन करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता रहे कि जब भी कोई कार्यक्रम हो हम आपको इनवाइट कर सकें, ठीक है। तो जो भी साथी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो 8094142584 इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करके आप बताएं, है ना, जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व और सही अनुपात में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसमें हो जाएगा संतुलित आहार। ऑप्शन क्या कर देंगे, ऑप्शन 3 कर देंगे, ठीक है। ऐसा आहार जिसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण पाए जाते हैं उसको संतुलित आहार बोला जाता है। ऑप्शन 3 जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है प्रतिदिन लगभग कितने घंटे के अंतराल के बाद, प्रतिदिन लगभग कितने घंटे के अंतराल के बाद पशुओं को खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे। देखो ऐसा, हम इंसान जो है ना, हम कितने वक्त खाना खाते हैं, सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, हमारा टाइम चलता है। अगर हम कभी गलती से कम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया होती है उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक वैसे ही पशुओं को भी खिलाने का अंतराल होना चाहिए कि कितने अंतराल में पशुओं को भोज्य पदार्थ देना चाहिए या संतुलित आहार खिलाना चाहिए ताकि उनकी पाचन क्रिया ठीक रहे। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खिला दोगे तो उनके पाचन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में कितने समय के अंतराल में पशुओं को प्रतिदिन जो है भोजन खिलाया जाना चाहिए, खाद्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 10 घंटे, ठीक है। प्रतिदिन 10 घंटे के अंतराल से पशुओं को भरपेट खिलाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या करना है भाई, 6 घंटे नहीं करना, 6 घंटे हम लोगों का है, हम लोग 6 घंटे के बाद में कुछ ना कुछ चारा पानी ले ही लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए 10 घंटे, 10 घंटे के अंतराल से पशुओं को अच्छे से खिला देना चाहिए, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार पानी पिला दिया जाना चाहिए। जैसे गाय भैंस को 30 से 35 लीटर पानी की आवश्यकता होती है तो आवश्यकता अनुसार उनको पानी भी पिलाया जाना चाहिए, ठीक है। पानी पिलाने को लेकर कोई विशेष समय नहीं होता है, ठीक है। 10 घंटे में 2 बार अगर खाना खिला रहे हैं तो फिर 3 बार पानी भी पिलाएंगे। पशुओं को खाली पेट फलीदार हरा चारा देने से क्या समस्या पैदा हो जाती है, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर पशुओं को खाली पेट फलीदार चारा खिला देते हैं तो ऐसे में पशुओं को एक दिक्कत हो जाती है। उस दिक्कत का क्या नाम है, जाफराबादी, अपच, आफरा या दस्त, क्या हो जाता है। अगर खाली पेट पशुओं को क्या खिला दिया जाता है बच्चों, खाली पेट फलीदार चारा, फलीदार चारे का बुरा असर हो जाता है अगर खाली पेट खिलाया जाता है तो कौन सी तकलीफ होती है। अरे पढ़ लो, बिना काम की बातें मत करो, सभी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। चौधरी जी ने बिल्कुल सही बात बोली। अब जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको भाई विदाई दे देंगे, ठीक है, उसको फेयरवेल करवा देंगे, ठीक है, निकाल देंगे, धक्को देर निकाल देंगे, ठीक है। चलो इसका बताओ क्या करोगे। अरे वाह, वेरी गुड। अब देखो जिनके घरों में गाय भैंस है ना उनको बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन क्या करेंगे, 3 करेंगे। आफरा आ जाता है, आफरा आ जाता है। गलती से भी आपको पता होना चाहिए कि खाली पेट अगर जो गाय बकरी भेड़ भैंस है वो अगर फलीदार चारा गलती से भी खा जाती है क्योंकि उनको स्वादिष्ट लगता है तो खाली पेट वो खा जाएगी, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी, उनके आफरा आने लग जाएगा। तो इस वजह से खाली पेट फलीदार चारा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है और शानदार सवाल आपसे पूछा है और ध्यान से उत्तर देना है, ठीक है। ज्यादातर पशुपालक गाय का दूध निकालते समय उनको खिलाना पसंद करते हैं, इसके बारे में असत्य कथन आपको बताना है। भाई आप सबको पता है, पता है आप सबको ये पता है कि जब दूध निकालते हैं ना, दूध निकालते समय जो है पशुओं को ज्यादातर जो पशुपालक होते हैं ना वो कुछ ना कुछ खिलाते हैं, उनके सामने रख देते हैं, वो खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो खिलाने का काम किया जाता है ना दूध निकालते समय, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा। देखो पहला कथन क्या लिखा है,
इसमें दूध थन में जल्दी उतरता है। भाई खिलाने के पीछे कोई सकारात्मक कारण है, ये तो आप सबको पता है। दूध निकालते समय अगर खिला रहा है पशुपालक तो ये जाहिर सी बात है कि दूध क्या होता है, थन में जल्दी आएगा। थन को और क्या कहते हैं, एक बार लिखो सारे, थन को और क्या कहते हैं, किस किस को पता है? थन को और क्या कहा जाता है? बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता नहीं पता होगा इस बात का कि थन को और क्या कहा जाता है। ठीक है, थन को और अयन भी कहा जाता है। ठीक है, अयन। थन तो छोटे वाले 4 होते हैं जहां से दूध की धार निकलती है, बाकी जो पूरा होता है उसको अयन बोला जाता है। ठीक है, इसमें गाय हिलती डुलती नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखी है, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है कि अगर पशु को दूध निकालते समय कुछ खिलाते रहोगे तो वो हिलेगी डुलेगी नहीं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इससे बछड़े को आवश्यक दूध की प्राप्ति होती है। इसको होल्ड करो और अगला पढ़ लो। इससे दूध उत्पादन अच्छा होता है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, दूध उत्पादन अच्छा होगा क्योंकि दूध जो है वो थन में जल्दी उतरेगा और जल्दी ज्यादा दूध उतरेगा। ठीक है, तो इसलिए दूध निकालते समय पशुओं को कुछ खिलाया जाता है। हमारा जो ये तीसरा कथन है ना, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। भाई बछड़े को आवश्यक दूध की प्राप्ति कैसे होगी? बछड़े के लिए तो आवश्यक दूध पहले ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही है, बहुत सही है। बी सी डी सही है। बी सी डी नहीं, ये सी तो मतलब 3 तो गलत है भाई, 3 तो गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर क्लास में मजा आ रहा है, क्लास बढ़िया लग रही है, तो एक बार आप क्लास के सपोर्ट के लिए जरूर अपने स्टेटस पे लगा दें और जो भी आपके ग्रुप्स है उनके अंदर क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या आपसे पूछा गया है। आपसे बोला गया है पोषक तत्वों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है। अभी मैं शुरू से ही ये बोलता आ रहा हूं कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पोषक तत्वों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता, ये आपको बताना। इस सवाल के अंदर दिया है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज लवण और कॉपर दिया है। तो कौन सा शामिल नहीं होता है, जो नहीं होता है वो बताना है आपको। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये भी बताया हुआ है कि कौन से चारे में क्या पाया जाता है, पशुओं के शरीर में कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन कितना होता है, ये सब चीजें मेरी करवाई हुई है। ठीक है, और आज हमारी वैसे 23वीं क्लास है। निरंतर एक ही चैनल है राजस्थान के अंदर, धोरा क्लासेज, जो बी पार्ट की लगातार आपको तैयारी करवा रहा है, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू टेस्ट वगैरह सब करवा रहा है कंटिन्यू। तो जितने साथी नए हैं ना, वो जरूर जुड़ जाएं ताकि आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। जिस प्रकार से अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वनरक्षक उसमें फायरमैन में सिलेक्शन हो गया है, उसी प्रकार फायरमैन में, वनरक्षक में, अब पशु परिचर में निरंतर जो है हमारा प्रयास सफल होता जा रहा है क्योंकि सही दिशा के अंदर मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी नए साथी हैं ना, वो जरूर जुड़े और लगातार सेशन अटेंड करें। ठीक है, बफरिंग हो रही है वो आपके इंटरनेट का इश्यू होगा, यहां से तो सब ठीक चल रहा है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही उत्तर बताओ क्या हो जाएगा? कॉपर। देखो कॉपर हो जाएगा। ठीक है, देखो संतुलित आहार जो होता है ना, संतुलित आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, ठीक है, इनके साथ में बात करें तो आगे जो है संतुलित आहार की बात करें तो इनके साथ में संतुलित आहार में और क्या पाया जाता है, और वसा, ठीक है, और क्या पाया जाता है, विटामिन, विटामिन, ये आवश्यक सभी तत्व जो है ना वो पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, कॉपर जो है वो शामिल नहीं होता है। अगला सवाल देखिए जरा क्या पूछा गया है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको इस सवाल के अंदर 2 चीजें मेरे को आप बताओगे। ठीक है, 2 चीजें बताने की कोशिश करो। विरेचक आहार, क्या बोला गया है जी, विरेचक आहार। देखो पूछा क्या गया, विरेचक आहार में कौन शामिल नहीं होता है। अब मुझे ये बताओ कि ये विरेचक आहार किसको बोलते हैं, किस किस को पता है। एक तो ये सवाल है और दूसरा है कि विरेचक में कौन शामिल नहीं होता है। अगर विरेचक का आपको पता है तो इसका जवाब आपको पता चल जाएगा आसानी से, बड़ी आसानी से। अब विरेचक आहार का नहीं पता तो फिर आपके लिए उत्तर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ लिखते जाइए, अनुज, लोकेश, झिलमिल, मोनू, मनोज, ममता, पंकज, चौधरी, लिखते जाइए क्या हो जाएगा। देखो देखो अगर तुक्का लगा रहे हो तो हो सकता है तुक्का आपका सही बैठ जाए। बाकी देखो विरेचक जो है ना, विरेचक ऐसा आहार
ऐसा आहार जिससे मल त्याग आसान होता है, आसान होता है। ऐसा आहार जिससे मल त्याग जो है वो आसान होता है, उनको विरेचक आहार बोला जाता है। विरेचक आहार के अंदर साइलेज शामिल होता है, हरा चारा शामिल होता है, गेहूं का चोकर शामिल होता है, लेकिन ये जो आपका गंवार है ये शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन कर देंगे 4, यानी कि क्या शामिल नहीं होता, गंवार की तूड़ी शामिल नहीं होती है। ठीक है, गंवार की तूड़ी शामिल नहीं होती है। चलिए जी आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है, पशु, अच्छा ऐसे पूछा है कि किस पशु के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, साथ में नस्ल भी बता देना अगर आपको पता हो तो। ठीक है, पूछा है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में या भेड़ के दूध में। ये मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चे आराम से बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या होगा सही आंसर? सर मेरी क्या हो गई है, आंतड़ी हो गई है या क्या लिख रहे हो, एंट्री हो गई है, क्या हो गया है पता नहीं, ऐसा क्या? चलो चलो ठीक है, देखो भैंस हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, भैंस। और भैंस की कौन सी नस्ल, भदावरी नस्ल। भैंस की भदावरी नस्ल के अंदर लगभग 9 से लेकर 13% तक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। मुझे बकरी का बताओ किस किस को पता है, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें, बकरी की नस्ल में बात करें तो बकरियों में ऐसी नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ठीक है, बकरी का बताओ जल्दी। भैंस भदावरी बिल्कुल सही है, वेरी गुड है। लक्की, देवा, रवीना, बकरी का बताओ क्या होगा, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा 5% तक पाई जाती है दूध में? बकरी की हो जाएगी बारबरी। ठीक है, बारबरी नस्ल, बारबरी नस्ल के अंदर, बारबरी नस्ल के दूध में 5% तक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। प्यारे बच्चों अगला सवाल आ गया है आपके सामने, और सवाल पूछा है एक पशु को प्रतिदिन दिए जाने वाले दाने में कितने ग्राम सादा नमक मिलाना चाहिए या होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। एक पशु को प्रतिदिन जो दाना दिया जाता है, दाने के अंदर सादा नमक कितना होना चाहिए, ये आपका सवाल है। मुझे लगता है आप बता सकते हो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन देखो 3 होगा, 30 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन क्या करोगे, 3 कर दोगे, 30 ग्राम। यानी पशुओं को जो दाना दिया जाता है ना, उस दाने के अंदर सादे नमक की मात्रा होनी चाहिए 30% तक। ठीक है, 30% तक मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन कर देना है 3 आपको। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है आपसे। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, सवाल पूछा है कि हे के बारे में सत्य कथन को छांटिए। सत्य नहीं बल्कि असत्य को छांटना है। ठीक है, असत्य कथन को छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। हे के बारे में असत्य कथन को छांटना है। पहला है इनका रंग हरा होना चाहिए। अब आप पढ़ लो फटाफट, उसका जवाब लिखो, फिर मैं बता दूंगा, नहीं तो कहोगे कि सर आपने पहले बता दिया। देखो, इनका रंग हरा होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये मुलायम और स्वादिष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। हे जो है इनका रंग हरा होना चाहिए, स्वादिष्ट और मुलायम होनी चाहिए। यह फफूंदी और सड़न वाली होनी चाहिए, इनमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। बताओ कौन सा उत्तर आ रहा आप लोगों का। देखो ये भी बात सही है कि इनमें खरपतवार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है ना ये सही हो जाएगा। यानी हे में फफूंदी और सड़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हे के अंदर फफूंदी और सड़न होगी तो ना पशु नहीं खाएगा उसको। ठीक है, पशु उसको नहीं खाएगा। ओके, तो ऑप्शन क्या करेंगे, 3 कर देंगे भाई। अगला सवाल देखो जरा क्या पूछा गया आप लोगों से। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है, साइलेज के लिए बताइए कि इनमें से कौन सी फसल उपयुक्त है। साइलेज के लिए मटर, जवार, लोबिया और बरसिम में से आपको बताना है कि कौन सी फसल उपयुक्त है साइलेज बनाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है,
इन फसलों में से साइलेज के लिए अच्छी फसल कौन सी है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, साइलेज के लिए इनमें से अच्छी फसल हो जाएगी जवार, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 2 अगर आप लिख रहे हो ना तब बिल्कुल सही है। मुझे बताना कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तुक्का लगा सकेंगे गुरुजी, तुक्का लगा सको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुक्का लगा सको। ये टेस्ट है आपका, लगाओ, अच्छे से लगाओ, ध्यान से लगाओ अगर नहीं आ रहा है तो, और इस प्रकार लगाओ कि दोबारा वो सवाल आपके सामने आए और आप गलत ना करो, ठीक है। ऐसे में आप प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। होड़ होनी चाहिए आप लोगों में कि आपका सवाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, मजा आना चाहिए टेस्ट में। देखो सवाल पूछा है आपसे कि साइलेज बनाने के लिए जवार फसल काटने की अवस्था होती है। भाई साइलेज बनाने के लिए जो जवार की फसल है उसको किस अवस्था में काटा जाना चाहिए। अभी हमने बात करी जवार की फसल किस उपयुक्त होती है, साइलेज बनाने के लिए अच्छी होती है। तो जवार की फसल को किस अवस्था में काटना चाहिए, फूल आने पर, दाना बन जाने पर, फसल पक जाने पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो साइलेज आपको पता है हरी घास से बनता है, ठीक है, हरी घास होता है साइलेज। साइलेज के अंदर नमी की जो मात्रा होती है वो लगभग 60 से 70% तक रहती है। शुष्क पदार्थ की मात्रा जो है वो आपकी 30-35% तक रहती है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें ना साइलेज की, तो साइलेज के लिए फूल आने से पहले ही फसल को काट लेना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और हे बनाने के लिए फसल को फूल आने के उपरांत काटा जाता है। जो पकने की सी अवस्था होती है ना उस अवस्था में फसल को काटा जाता है, क्योंकि हे के अंदर जो नमी होती है, हे के अंदर नमी 10 से 15% तक की होती है, क्योंकि 80 से 90% हे के अंदर शुष्क पदार्थ होता है, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई। एक बार यस लिख दो प्यारे बच्चों, अगर ये बात मेरी समझ में आ गई तो एक बार फटाफट यस लिख के आप सारे बता दो, ठीक है। फली लगने पर गलत बात है एकदम, फली लगने पर बाद में आपको क्या बनाना है, बनाना है, ठीक है। एक बार यस लिख दो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हरे चारे में, साइलेज में और साथ में हे में, ठीक है। कृष चौधरी, विनोद चौधरी, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। पूछा क्या गया, मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है। देखो कितना अच्छा सवाल है, मीठी साइलेज के अंदर किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल, कौन से अम्ल की मात्रा जो है वो अधिक होती है ये आपको बताना है। जवार के बड़ी आने से पहले काट लेते हैं, अच्छा जी सर, जी सर, ओके ओके, चलिए जी। इसका देखो सही उत्तर क्या लिखोगे कि मीठी साइलेज के लिए जो है किस अम्ल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तब भी जो है आपका साइलेज मीठा बनेगा। लैक्टिक अम्ल होगा तब भी अच्छा मीठा बनेगा, अच्छा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है। बिनोला, बिनोला आपने नाम सुना होगा ना, बिनोला खड़ आती है, ठीक है। तो बिनोले में टॉक्सिन कौन सा होता है ये आपको पूछा गया है, ठीक है। बिनोले के अंदर टॉक्सिन कौन सा होता है, गासीपाल होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, लेंथिरोजन होता है, या हेमोग्लोटिनिन होता है। कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है, टॉक्सिन कौन सा बिनोले के अंदर आपसे पूछा है, ठीक है। बड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन करोगे जी गोसीपाल, ऑप्शन क्या करोगे 1 कर दोगे। गोसीपाल जो है ये टॉक्सिन बिनोले के अंदर पाया जाता है। देखो अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल देखो, हरे चारे में क्या होती है ना, ये आपसे पूछा कि हरे चारे में होती है सुपाच्यता, विरेचकता या स्वादिष्टता या ये सभी, बताओ जी। मुझे लगता है बड़ा आसान सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए कि हरे चारे में क्या होता है। राजाराम, रेदास, पंकज, भुनकल, साहिल, सर मैं गांव से हूं तो फसल के बारे में जानूं और शहर रहूं तो यहाँ का रहन सहन भी फूल, अच्छा ओके, ये आज ही पढ़ा था सर जी, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। देखो पीछे की जो 23, आज 23वीं क्लास है, पीछे की सारी 22 क्लासें दोहरा क्लासेज चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, सारी क्लासें देखना, थ्योरी की क्लासें हैं, थ्योरी में एकदम आसान भाषा में सब कुछ आपको पढ़ाया है। तो अभी जो बच्चे पहले से पढ़ के आ रहे हैं और आज जो टेस्ट लगा रहे हैं उनके गलत नहीं होगा, बहुत कम चांस में उनके सवाल गलत होंगे, ठीक है।
देखो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। अभी हरा चारा है ना, वो सुपाच्य होता है, उनमें विरेचकता होती है। विरेचकता मतलब हरा चारा, जो ऐसा चारा, ऐसा खाद्य पदार्थ जो पशु खाने के बाद में आसानी से मल त्याग कर सके। स्वादिष्ट भी होता है हरा चारा, क्या होता है, हमेशा स्वादिष्ट होता है। अभी तो आपको पता है कि जो डांगर सांसर होते हैं वो खेत के अंदर घुस जाते हैं हरी फसल को खाने के लिए, हरे की तरफ वो भागते हैं, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि स्वादिष्ट होता है। सवाल देखो क्या पूछा है, दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता कितनी होती है। ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है, कौन से खनिज की, सॉरी, कौन से खनिज की आवश्यकता होती है, लोह तत्व की, कॉपर तत्व की, कैल्शियम की, या गंधक की। मैं देखूंगा इसका उत्तर, है ना। अगर गाय भैंस घर पे रखी है ना तो 100% सवाल सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। अगर नहीं रखी है तो फिर तो गलत हो सकता है। श्याम बिश्नोई, चौधरी, लोकेश, देवा, लक्की, तारा, राजा, ममता। चलिए सही उत्तर देखो पता होना चाहिए। मैं, चलो ठीक है, मैं भी आज ही इस टॉपिक को पढ़ा हूं। अच्छा देखो सही उत्तर कर दोगे जी कैल्शियम। क्या कर दोगे, कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आपको पता है ना, दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम दिया जाता है। गाय का अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए गाय के लिए पोषक तत्वों में कैल्शियम सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम की पिंपी लेकर आए हैं सर कैल्शियम की पिंपी पिलाते हैं ना तो पता है, सब पता है, ठीक है। आजकल तो कैल्शियम खूब काम में लेते हैं ना, जो ऊपर से कैल्शियम है ना गाय भैंस को देते हैं ना दूध बढ़ाने के लिए, तो कैल्शियम खूब बिकता है, ठीक है, मार्केट में। देखो जी, गायों को प्रति 3 किग्रा दूध पर दाना दिया जाना चाहिए। अगर मान लो गाय का दूध 3 किलो हो रहा है, कितने किलो हो रहा है, 3 किलो, तो 3 किलो दूध पर कितना दाना उनको दिया जाना चाहिए। 1 किलो दाना, 2 किलो, 3 किलो या 4 किलो। दूध के हिसाब से ही जो है ना खाना पिलाना पशु का होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से पशु को चारा दाना दिया जाना चाहिए दूध के अनुरूप, ठीक है, ताकि किसान को नुकसान भी नहीं हो, है ना। तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो 1 किलो हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। 1 लिख रहे हो क्या, 1 अगर लिख रहे हो तो बहुत सही लिख रहे हो, यानी ऑप्शन क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। 1 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलो, 3 किलो दूध पर 1 किलो जो है ना दाना खिला देना चाहिए, ठीक है, पशुओं को। ऑफर आपके लिए चल रहा है, जो बच्चे सोच विचार कर रहे हैं, अभी भी जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, उधोरा क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर पार्ट ए और पार्ट बी की बेहतरीन तैयारी शुरू कर देवे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 80 94 14 25 84 पर फोन कर लेवे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। पूरी अच्छी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए जी, सवाल आपके सामने फिर से आ गया है, खरीफ मौसम के चारे में शामिल नहीं है। अब बताओ जी, अब बताओ, मजा आएगा। मैंने पढ़ाया था तब बोला था कि सवाल आएगा। खरीफ मौसम के चारे में कौन सा शामिल नहीं है, मक्का, जवार, बाजरा या रिज्का। खरीफ मौसम का आपसे पूछा है। खरीफ मौसम में जून से अगस्त तक बोया जाता है। इनको कब बोया जाता है, बोया कब जाता है, जून से अगस्त में। जून से अगस्त तक इनको बोया जाता है। जून से अगस्त तक बोई जाने वाली फसल अपनी कौन सी होगी, खरीफ की। और खरीफ मौसम के चारे के अंदर शामिल कौन सा नहीं है, तो रिज्का शामिल नहीं है। ऑप्शन क्या करेंगे, 4। बाजरा, जवार और मक्का, ये तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। रिज्का इनमें शामिल नहीं है, ठीक है, ठीक है। इनके अलावा जो है नेपियर, गिन्नी घास, लोबिया, ये भी शामिल है। इनके अलावा जो है ना नेपियर होता है, गिन्नी घास होती है, गिन्नी घास होती है, और लोबिया घास भी होती है, लोबिया घास, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं खरीफ मौसम के हरे चारे के अंदर। किसमें, खरीफ मौसम के हरे चारे के अंदर ये शामिल होते हैं। अगला सवाल देखिए जरा, क्या पूछा गया है, दीनानाथ घास कौन से मौसम के चारे में बोया जाता है। मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। इसका जवाब लिखो सारे के सारे। किसका पूछा, दीनानाथ घास का पूछा है कि दीनानाथ घास कौन से मौसम के चारे में बोया जाता है। दीनानाथ का बताओ जरा, क्या हो जाएगा, दीनानाथ का बताओ फटाफट सारे प्यारे बच्चों। सवाल जो है ना एक से बढ़कर एक मिलेगा हर सेशन के अंदर, ठीक है। और थ्योरी जैसे आपको करवाइए ना डिटेल से, वैसे ही सवाल आपके अच्छे लेवल के बनेंगे, ठीक है। तो यहां से बेहतर, यानी ये समझ लो कि बी पार्ट के अंदर कोई सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा।
अगर आप मन से अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बताओ जरा राजा जी, आपको तो निकालना पड़ेगा। ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? दीनानाथ घास कौन से मौसम के अंदर बोया जाता है? दीनानाथ, और ऑप्शन क्या करोगे? ऑप्शन क्या करोगे? दीनानाथ जो घास है खरीफ के मौसम के अंदर, दीनानाथ घास खरीफ के मौसम के अंदर बोया जाता है, ठीक है। ऑप्शन एक हो जाएगा जी, ठीक है। घास होती है। अगला सवाल देखिए जरा। सवाल पूछा है कि रब्बी ऋतु की फसल के चारों में कौन शामिल नहीं है? देखो, रब्बी ऋतु के अंदर जो फसल चारा फसलें होती है उनमें कौन शामिल नहीं है? बरसिम, रिजका, मकचरी या जई, कौन सा शामिल नहीं है? ये मैंने डिटेल में बताया था, सारा का सारा बताया हुआ है, मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। रब्बी के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन करोगे जी मकचरी। मकचरी जो है ना ये वसंत वाले में शामिल है, ठीक है। जायद के अंदर ये होता है, ठीक है। तो बरसिम, रिजका और जई ये रब्बी ऋतु की फसलें हैं। ये सारी किसकी है? ये रब्बी ऋतु की क्या है? फसलें। अब जरा देखो सवाल कितना अच्छा आपके सामने आया है, ठीक है। इसमें देखो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर, कहां भाग जाएगा? सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर तक कौन सी चारा फसलों की बुआई की जाती है? बुआई का समय दिया है आपको, सितंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक का समय आपको दिया हुआ है, ये आपको इस सवाल के अंदर बताना है। मकचरी बिल्कुल सही है। अनुज, झिलमिल, ममता, श्याम, राजा, अनुज सही। देखो मैं बात के कमेंट करूं आंसर के नहीं, अच्छा तो झिलमिल पर ही आपको फिर मेरे को लग रहा है कि निकालना ही पड़ेगा, है ना, मानोगे नहीं तो। सितंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक कौन से चारों की फसलें उगाई जाती है? खरीफ, रबी, जायद और सदाबहार आपको दिया गया है। बताओ जरा क्या करोगे? वेरी गुड, ऑप्शन बी कह रहे हो तो बिल्कुल सही एंड सटीक कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जून से अगस्त खरीफ और सितंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़िए और अगला सवाल देखिए। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि ए दलहनी चारे में कौन सी चारा फसल शामिल नहीं है? ए दलहनी के अंदर कौन सी चारा फसल शामिल नहीं है? गेहूं, मक्का, उर्द या जौ? देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं। श्याम, विकास, ऑप्शन लिखिए रब्बी, बी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बताइए सारे कि ए दलहनी चारे में कौन सी चारा फसलें शामिल नहीं है? चलो अच्छी बात है, आपको सवाल दिखना चाहिए ना, सवाल सबके लिए जरूरी है। चलो चलो इसका बताओ क्या करोगे? उर्द कर दोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए दलहनी चारे में कौन सी फसल शामिल नहीं है का पूछा, तो उर्द जो है वो दलहनी के अंदर होता है, ए दलहनी के अंदर नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, दाल है उर्द, बिल्कुल दाल है, ठीक है। आगे देखिए जरा सवाल, ये देखिए आप, इसमें क्या पूछा गया है। प्रोटीन युक्त चारा फसलों के अंदर, प्रोटीन युक्त जो चारा फसलें होती है उनके अंदर आपसे पूछा है कि प्रोटीन युक्त चारा फसलों के अंदर जो है कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी आवश्यक होती है? भाई प्रोटीन युक्त चारा फसलें किसको बोलेंगे? कम से कम कितने प्रतिशत प्रोटीन अगर है तो हम उनको चारा फसलों, प्रोटीन युक्त चारा फसलों में शामिल करेंगे, ये आपका सवाल है। बताओ जरा बताओ। देखो पूछा क्या गया, प्रोटीन युक्त चारा फसलें होती है तो उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये सवाल है। तो 9 या 9 से अधिक, अगर किसी चारा फसल के अंदर 9 या 9 से अधिक प्रतिशत प्रोटीन है तो उनको प्रोटीन युक्त चारा फसलें बोला जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है।
ऑप्शन 4, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो सवाल कितना बेहतरीन आप लोगों से पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा है कि गेहूं में खनिज लवण की प्रतिशत लगभग कितना होता है। खनिज लवण का प्रतिशत लगभग कितना होता है, किसके अंदर पूछा है, गेहूं के अंदर पूछा है। गेहूं में लगभग कितना प्रतिशत खनिज लवण होता है, ये आपका सवाल है। देखो 13-14% ना धान के पुआल के अंदर होता है, धान के पुआल में, ठीक है, धान के पुआल में लगभग 13 से लेकर 14% होता है, ठीक है। और अनाज के जो उत्पाद है, ये 4 से 5 है ना, ये अनाज के उत्पाद में, अनाज के उत्पादों में, अनाज के उत्पादों में लगभग 4.5 से 5.5%, ये प्रतिशत में है सारे के सारी ऑप्शन, ठीक है। 4.5 से 5.5% अनाज के उत्पादों के अंदर क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 6 से 6.5%, यानी ऑप्शन 1। तो गेहूं के अंदर आपको पता रखना है कि गेहूं के अंदर जो है ना, गेहूं के अंदर खनिज लवण का प्रतिशत 6 से 6.5 होता है, 6 से 6.5 होता है। बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन एक से बढ़कर एक आएंगे भाई, पूछेगा आप लोगों से, फिर कहोगे ऐसे वाले सवाल तो हमने पढ़े नहीं, हमने तो आसान आसान पढ़ लिया था। अब ये आएंगे तो फिर बाद में चक्कर आएंगे परीक्षा में। साइलो कितने प्रकार के होते हैं, ये मुझे लगता है गलत नहीं करोगे, क्योंकि जब मैंने आपको चारा संरक्षण वाली क्लास पढ़ाई थी तो बहुत डिटेल में हमने बात करी थी साइलेज के बारे में, साइलो के बारे में, हे के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। बताओ फटाफट। क्या लिखोगे? ऑप्शन अगर कह रहे हो ना 3 तो बिल्कुल सही है। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टावर साइलो, ठीक है, एक तो होता है टावर साइलो, एक होता है पिट साइलो, पिट साइलो, गरत साइलो भी बोलते हैं इसको, और एक आपका होता है खाई साइलो, ट्रेंच साइलो बोलते हैं, खाई साइलो। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, साइलो होते हैं, और तीनों का काम, तीनों में क्या होता है, साइलेज बनता है, साइलेज बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं, ठीक है। तीनों में क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते। साइलेज में जो नमी होती है वो कितनी होती है, कम से कम देखो तो 60 से 70% क्या होती है, नमी होती है। तो सूखा पदार्थ, शुष्क पदार्थ कितना हो गया, लगभग 30, 35, 40% सूखा पदार्थ हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन क्या किया आपने, ऑप्शन अगर ये 2 किया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर 3 बोला गया है, ठीक है। चलिए, तो आज का टेस्ट हुआ है कंप्लीट, और ऑफर आप सबके लिए है। अपने साथियों को, यार दोस्तों को जरूर बता देना, मात्र 599 में पार्ट A+B और साथ में टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, PDF, क्लास नोट सब कुछ मिलेगा। पार्ट बी मात्र 399 के अंदर है। पार्ट बी के अंदर भी टेस्ट, नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। यहां से आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और ये धोरा क्लासेस के हेल्पलाइन के नंबर है, और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन जो है ना, ये आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, धोरा क्लासेस, और साथ में आपको लिंक जो है ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो भी लिंक मिल जाएगा, कॉल करोगे तो भी बता दिया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया हुआ है। बाकी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो जरूर कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है इस क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से मजा आया है, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे से आपने ये टेस्ट मॉडल पेपर कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन को देखने के बाद में सारे साथी जो अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, वो सारे कमेंट करके जरूर जाएंगे, ठीक है। कमेंट करके आपको इस क्लास के बारे में जरूर अपनी राय रखना है, और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणी। आगे मिलेंगे तो वापस जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्लास में।